where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूं नेहा. गाइस, आज की वीडियो है जिसमें मैं रिएक्ट करने वाली हूं. कांग्रेस नेताओं को बोलना नहीं आता, मोदी को गाली क्यों देते हैं. वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है. वीडियो स्टार्ट कर दूं? आपको पता है बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स अपनी राइवल कंपनियों के भी कुछ बड़े एम्प्लॉइज को खरीद कर रखते हैं. ये वो एम्प्लॉइज होते हैं जो काम तो एक कंपनी में करते हैं मगर उन्हें दूसरी कंपनी से भी हर महीने सैलरी मिलती है और इस सैलरी के बदले वो अपनी कंपनी की इंपॉर्टेंट डिटेल दूसरी कंपनी को लीक कर देते हैं. अच्छा, पता नहीं क्यों मगर जब भी मैं सैम पित्रोडा, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह और खुद राहुल गांधी जैसों के बयान सुनता हूं तो लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि दूसरी कंपनियों के एम्प्लॉइज खरीदने का ये कल्चर कॉर्पोरेट्स की तरह पॉलिटिक्स में भी आ गया है. वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि जब भी इलेक्शन आता है तो कांग्रेस का एक ना एक नेता ऐसा बयान दे देता है कि पार्टी बीजेपी पर हमला करना छोड़कर अपने ही बंदे के फैलाए रायते को समेटने में लग जाती है. इसी इलेक्शन को ले लो. पहले राउंड की कम वोटिंग के बाद बीजेपी का कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन चल रहा था मगर तभी सैम पित्रोडा ने अमेरिका की तरह भारत में विरासत टैक्स लाने की बात बोलकर बीजेपी नेताओं में जोश भर दिया. अभी कांग्रेस सैम पित्रोडा के विरासत टैक्स वाले रायते को समेट भी नहीं पाई थी कि चचा ने एक नया धमाका कर दिया. We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. अरे ओ काली दाढ़ी और सफेद बाल वाले चचा, आपसे दो बातें करनी है मुझे. पहली बात तो ये कि जिस आदमी के सिर के सारे बाल सफेद हों और दाढ़ी के सारे बाल काले, उनका नाम सैम पित्रोडा नहीं स्कैम पित्रोडा होना चाहिए. 80 की उम्र में आपकी ये काली दाढ़ी आजाद भारत का सबसे बड़ा स्कैम है. स्कैम पित्रोडा. सैम पित्रोडा जी, दूसरी बात ये कि ये कैसा घटिया कंपैरिजन है भैया. आपके हिसाब से दक्षिण भारतीय अगर अफ्रीकी लोगों जैसे लगते हैं तो पुष्पा 2 से अल्लू अर्जुन को निकालकर तेम्बा बबूमा को क्यों नहीं ले लेते. वैसे भी क्रिकेट तो बबूमे से खेली नहीं जा रही. मैं झुकेगा नहीं. और अगर सारे ईस्ट इंडियन तुम्हें चाइनीज दिखते हैं तो अधीर रंजन चौधरी जी को बीजिंग भेजकर उनसे वहाँ चाइनीज झालरों की दुकान क्यों नहीं खुलवा देते सर. और अगर बात सही लगी है तो मैं रंजन साहब के लिए शेयरिंग टेम्पो बुलवाऊं. बताइए सर. नहीं. जैसा कि हर रायते के बाद होता है, मणिशंकर अय्यर से लेकर सैम पित्रोडा तक कोई न कोई रणबांकुरा रायता फैलाता रहता है. फिर कांग्रेस पार्टी उस फैलाए रायते पर यह कहकर झाड़ू लगाने की कोशिश करती है कि ये तो फलाने का निजी बयान था. अब ये निजी बयान क्या होता है ब्रो. निजी तो आदमी की सिर्फ बीवी होती है या उसका टूथब्रश होता है. बात तो सही है. सैम पित्रोडा की चावड़ी बाजार में कोई परचून की दुकान थोड़ी ना है जो आप ये बोल रहे हैं कि उनका बयान निजी बयान है. अरे भैया, वो कल तक इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष थे, राहुल गांधी के पर्सनल एआई थे. देखा आपने लापरवाही का नतीजा. कई पीढ़ियों से कांग्रेस के सीनियर नेताओं को अपनी सलाहों से वो बर्बाद करते रहे हैं और आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये उनका पर्सनल बयान था. मगर नहीं, हर सीनियर नेता के ऐसे बयान के बाद निजी बयान का ये झुनझुना बजा दिया जाता है. तो आज के इस फनतंत्र में हम आपको बताएंगे कि कैसे खुद कांग्रेस के ही नेता सालों से बीजेपी के स्टार प्रचारक का रोल निभा रहे हैं. ये वो नेता हैं जो अगर 2-3 दिन कोई बयान न दें तो खुद मोदी जी घबरा कर इन्हें फोन लगा देते हैं कि मित्रों सब ठीक तो है. ये वो नेता हैं जिनके बिजली का बिल तक भी शायद बीजेपी भरती है. ये वो कांग्रेसी नेता है जो अगर बीमार पड़ जाएं तो उन्हें दवाई दिलाने के लिए खुद अमित काका अपने स्कूटर के पीछे बिठाकर अस्पताल ले जाते हैं. अमित काका! हमने तो यहाँ तक सुना है कि राहुल गांधी की सलामती के लिए कुछ बड़े बीजेपी के नेता तो हफ्ते में 2-3 बार निर्जला व्रत तक रखते हैं. तो कैसे कांग्रेस के ये बड़े बड़े नेता पिछले कुछ सालों में बीजेपी के स्टार प्रचारक बने और कैसे बीजेपी वालों को अपने घर वालों से ज्यादा कांग्रेस के इन नेताओं की चिंता होती है, आइए इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे. मजा ना आए तो पैसा वापस. वैसे भी क्या पैसा लेता हूं मैं आपसे. सब्सक्राइब करके जाना चैनल और वीडियो पसंद आए तो दबा के शेयर करना. केजरीवाल सर, शुरू करें, इजाजत है आपकी. तो करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र. इससे पहले कि मैं कांग्रेस में मौजूद बीजेपी के स्टार प्रचारकों पर अपना ओपिनियन दूं, आपको भी बता दूं कि भैया प्रोबो आपके लिए लाया है, यानी रौनक के व्यूअर्स के लिए लाया है नया ऑफर. यानी सिर्फ हाँ या ना में अपनी ओपिनियन देकर ढेरों प्राइजेस जीतने का आपके पास मौका है. कई सारे सवाल है, सिर्फ यस या नो में आपको ओपिनियन देनी है. जैसे क्या आज आईपीएल में मुंबई कोलकाता के सामने जीतेगी, यस और नो. विल 2024 जनरल इलेक्शंस इन इंडिया रिकॉर्ड द हाईएस्ट एवर वोटर टर्नआउट, यस या नो. ऐसे आसान से सवालों के जवाब देकर जीतिए लाखों रुपए, मर्सिडीज और महिंद्रा थार. और भी प्राइजेस है प्रोबो
ऊपर। लेकिन जिस स्पेशल ऑफर की मैं ऊपर बात कर रहा था वो ये कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके अगर आप प्रोबो डाउनलोड करोगे और मेरा कूपन कोड RJ500 यूज करोगे तो आपको मिलेगा अप टू 500 तक का वेलकम बोनस। तो जल्दी से ऐप डाउनलोड करो, नाम है प्रोबो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपने क्रिकेट में अक्सर देखा होगा कि आप जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं उसे आखिर की 2 गेंदों में जीतने के लिए 4 रन चाहिए। आप टेंशन में हैं कि यार इतने रन कैसे बनेंगे, तभी दूसरी टीम का बॉलर नो बॉल कर देता है, अगली बॉल में फ्री हिट मिल जाती है, आपकी टीम का बैट्समैन घुमाकर शॉट मारता है और टीम जीत जाती है। इसी तरह भारत की राजनीति में जब भी कोई बड़ा मैच चलता है, जब भी लगता है कि बीजेपी फंस गई है, तभी कांग्रेस का कोई बॉलर आकर नो बॉल फेंक देता है। अब इन जनाब को सुनिए, नाम तो इनका है मणिशंकर अय्यर, पर हम इन्हें प्यार से फनी शंकर अय्यर क्यों कहते हैं? इनका ताजा बयान सुनिए, आप खुद समझ जाएंगे। सुनाओ। यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे, तो कोई पागल वहां आ जाए, वो बम निकाल ले और फिर क्या होगा? वाह चचा वाह। तो फनी शंकर जी, सॉरी मनी शंकर जी के हिसाब से भारत को पाकिस्तान से इसलिए बात करनी चाहिए क्योंकि उसके पास एटम बम है। कुछ भी कैसा लॉजिक है भैया? मतलब आप किसी से बात इसलिए करें क्योंकि वो गुंडा है? मतलब आप बात नहीं करेंगे तो गुंडे को लगेगा कि आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं और वो बुरा मान गया तो आप पर हमला कर सकता है। मतलब यार, ऐसी बातें सुनता हूं तो लगता है कि कांग्रेस के अंदर ही खुद को सबसे बड़ा चोमू साबित करने का कोई इन हाउस कंपटीशन चल रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कि पार्टी ने अपने नेताओं को यह निर्देश दिया है कि सब लोग रोज कोई ना कोई ऐसा बयान देते रहें जिससे लगे कि कांग्रेस में राहुल गांधी ही सबसे समझदार नेता है। और ऐसा नहीं है कि फनी शंकर जी, सॉरी मनी शंकर जी ने पहली बार ऐसी कोई बात की है। उनके बेसिर पैर वाले बयानों के इतने फुटेज हैं कि नेटफ्लिक्स वाले चाहें तो उस पर 8 सीजन की एक डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। ये वही फनी शंकर अय्यर जी है जिन्होंने 2014 के इलेक्शन से पहले कांग्रेस अधिवेशन में यह कहकर मोदी जी की बेइज्जती की थी कि वो तो पीएम बन ही नहीं सकते, अगर वो चाहें तो कांग्रेस के कार्यक्रम में आकर चाय बेच सकते हैं। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। आखिरकार मनी शंकर जी की मेहनत रंग लाई। बीजेपी ने उनके इस बयान को 2014 के पूरे इलेक्शन में इतना भुनाया कि आखिरकार मोदी जी सारे ओपिनियन पोल को झूठा साबित करते हुए देश के प्रधानमंत्री बन गए। अय्यर जी की इस मेहनत से खुश होकर बीजेपी ने उनका पैकेज बढ़ा दिया। अय्यर को कहा गया कि अगर वो ऐसे ही बयान बेसिर पैर के स्टेटमेंट देते रहेंगे तो जल्द ही उनका पैसा डबल कर दिया जाएगा। उसके बाद 3 साल और बीते, साल 2017 आ गया। इस बार गुजरात चुनाव की बारी थी। हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी समेत कई युवा नेता बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रहे थे। मोदी के बाद बने गुजरात के सीएम धाक नहीं जमा पा रहे थे। जीएसटी को लेकर हुए आंदोलन के बाद भी हवा बीजेपी के खिलाफ थी। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि 20 सालों से चला आ रहा बीजेपी का जीत का सिलसिला टूट जाएगा, मगर तभी बीजेपी के स्टार प्रचारक मणिशंकर अय्यर आगे आते हैं और अपने सिर्फ एक बयान से सारा पासा पलट कर रख देते हैं। ये देखिए कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। और यही मणिशंकर अय्यर 2024 इलेक्शन आने के बाद एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। इसी साल फरवरी महीने में वो पाकिस्तान जाकर फिर से मोदी की उन्होंने बुराई करी। पाकिस्तान को दुनिया का सबसे अच्छा देश बता दिया। ये कहा कि भारत तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहता है और यहां तक बोल दिया कि भारत की ढिठाई की वजह से इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते नहीं सुधर रहे। और जैसा कि मैंने कहा, बीजेपी के अंडर कवर एजेंट की तरह काम करने वाले फनी शंकर जी अकेले नहीं है। सच तो यह है कि इस वक्त इतने कांग्रेस नेता कांग्रेस में रहकर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं कि खुद बीजेपी के प्रवक्ता को जॉब इनसिक्योरिटी होने लगी है। हालत यह है कि जब मणिशंकर अय्यर, सैम पित्रोड़ा और अधीर रंजन जैसे कुछ नेता बोलते हैं तो बीजेपी प्रवक्ताओं के मुंह से यही निकलता है, क्या मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? प्रोग्राम के शुरू में हमने सैम पित्रोड़ा साहब की बात करी थी कि कैसे वो भी अमेरिका में रहकर कई सालों से बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता की भूमिका निभा रहे हैं। सच तो ये है कि जब भी बीजेपी के टॉप परफॉर्मर्स की बात होती है तो लोग सुधांशु त्रिवेदी या राहुल गांधी का जिक्र करते हैं, लेकिन मुझे जेन्युइनली लगता है कि सैम पित्रोड़ा साहब को अपने बयानों के लिए वो क्रेडिट नहीं मिल पाया जो एक्चुअली में वो डिजर्व करते हैं। आपको याद होगा पिछले साल जब पूरा देश राम मंदिर की खुमारी में डूबा हुआ था तो यही पित्रोड़ा जी थे जिन्होंने कहा था कि राम मंदिर बनने से क्या होगा, उससे क्या लोगों को नौकरी मिल जाएगी। यह बयान देते वक्त पित्रोड़ा जी ने ख्याल रखा कि राहुल गांधी भी मंच पर हो ताकि उन्हें भी सरेआम शर्मिंदा होना पड़े। कोई सेंस है इस बात में? सैम पित्रोड़ा ही थे जो 2019 के इलेक्शन के वक्त भी एक ऐसा ऊटपटांग बयान देकर बीजेपी की फ्रीलांसर्स की लिस्ट में नंबर 1 पर आ गए थे। जब देश बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक का जश्न मना रहा था तब उन्होंने सेना से हमले के सबूत मांग लिए और जब इनसे 84 के दंगों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा हुआ तो हुआ, अब क्या है 84 का, 84 में हुआ तो हुआ। और तो और जो पित्रोदा जी आज विरासत टैक्स की बात बोलकर अमीरों से उनकी आधी प्रॉपर्टी छीनने की बात कर रहे हैं, इन्होंने 2019 में कहा था कि कांग्रेस गरीबों में पैसे बांट सके, इसके लिए मिडिल क्लास लोगों को बड़ा दिल दिखाते हुए और टैक्स देने के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये सारे बयान स्कैम पित्रोदा जी,
सैम पित्रोदा जी ने 2019 इलेक्शन में एक के बाद एक दी। मतलब अभी कांग्रेस पार्टी उनके एक बयान पर सफाई देकर हटी नहीं होती है कि वो दूसरा बयान छोड़कर पार्टी के प्रवक्ताओं को फिर से काम पे लगा देते थे। कुल मिलाकर स्कैम पित्रोदा जी ने अपने बयानों से बीजेपी को जिताने में इतना बड़ा रोल निभाया था कि कुछ लोगों को शक होने लगा था कि बीजेपी मोदी जी की जगह कहीं सैम पित्रोदा को ही प्रधानमंत्री न बनाए। लेकिन एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह उन्होंने ये पद लेने से क्या कर दिया था केजरीवाल जी? उन्होंने लगभग मना कर दिया। बीजेपी के स्टार प्रचारकों का जिक्र हो और हम दिग्विजय सिंह को भूल जाएं, माता रानी हमें कभी माफ नहीं करेंगी। दिग्गी राजा ने अपने बयानों से हमेशा इस बात का ख्याल रखा है कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से जुड़े जितने मामले हैं उस पर बीजेपी के पक्ष में कैसे हवा बनाई जा सके। अच्छा, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी का इतना बड़ा नेता भारत के कश्मीर को इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कह जाए, हिंदू आतंकवाद को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बता जाए और ओसामा और हाफिज सईद जैसे लोगों को जी और साहब कह जाए। पहले हम लोग अगर विश्वास पैदा करना है कश्मीर में, चाहे इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर हो, रुको जरा, सबर करो। हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। और ये वही दिग्गी राजा थे जिन्होंने 26/11 के मुंबई अटैक को भी आरएसएस की साजिश बता दिया था। ये दिग्गी बाबू ही थे जो अपनी पार्टी की नेता मीनाक्षी नटराजन को टंचमाल बता चुके थे। ये दिग्गी राजा ही थे जो हर चीज के पीछे आरएसएस का हाथ देखते थे। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि दिग्गी राजा का बस चले तो वो ये भी कह दें कि कांग्रेस के झंडे में जो हाथ है वो भी आरएसएस का ही हाथ है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सच में जब मैं सुनता हूं तो मुझे शक होता है कि बीजेपी के खिलाफ उल्टा सीधा बयान देने पर कांग्रेस नेताओं को जो गाली पड़ती है उससे बाकी के कांग्रेसी नेता काफी जेलस फील करते हैं। उन्हें यह बर्दाश्त ही नहीं होता कि कोई आदमी सिर्फ एक बेवकूफाना बयान देकर इतना लाइमलाइट पा रहा है। तभी तो आप देखिए पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी वक्त वक्त पर मोदी के खिलाफ ऐसे पर्सनल अटैक करती है कि सारा प्रचार मुद्दों से हटकर मोदी पर आ जाता है और यही बीजेपी चाहती भी है। मोदी का फुल फॉर्म है M फॉर मसूद, O फॉर ओसामा, D फॉर दाऊद और I फॉर ISI। आपको नहीं लगता जितना टाइम खेड़ा साहब ने मोदी का ये एब्रिविएशन सोचने में लगाया होगा इतनी देर में तो वो पानी में साइकिल चलाकर 5000 मेगावाट बिजली बना सकते थे। अपने हाथ से माउंट एवरेस्ट तक 4 लेन हाईवे खड़ा कर सकते थे। और ऐसा नहीं है कि गाली देने का ये कंपटीशन कोई B या C ग्रेड के नेताओं में। कांग्रेस के उच्च श्रेणी के नेता क्या कह चुके हैं वो भी आप सुन के चले जाइए। सुनिए। देश ने कभी अहंकार और घमंड को माफ नहीं किया है। ऐसा अहंकार दुर्योधन में भी था। मत ನೀವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಆದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ. गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी डर और मौत के सौदागर। क्या ही बोलूं यार मैं। ऐसा लग रहा है कि 90 के दशक में आए मिथुन की फिल्मों के लिए सड़क छाप डायलॉग लिखने वाले आदमी को कांग्रेस ने अपना स्क्रिप्ट राइटर रखवा लिया। मौत का सौदागर और जहरीला सांप जैसे डायलॉग तो अब एकता कपूर के सीरियल में भी आना बंद हो चुके हैं, मगर कांग्रेसी अब भी नहीं मान रहे। और जैसा कि मैंने कहा कि खुद कांग्रेस के अंदर मोदी को इतना इंटेंस है कि कुछ नेताओं को पता ही नहीं चलता कि बोलना क्या है। तभी तो आप देखिए सलमान खुर्शीद जैसे उन्हें नपुंसक, अधीर रंजन चौधरी जैसे उन्हें गंदी नाली का कीड़ा और सुरजेवाला जैसे उन्हें ये तक बोल चुके। मोदी जी मोहम्मद बिन तुगलक की तरह व्यवहार करते हैं। एक बात कांग्रेस के नेताओं को इतने सालों में समझ में नहीं आई कि बीजेपी हमेशा चाहती है कि चुनाव के वक्त सारी लड़ाई मोदी वर्सेस राहुल गांधी पर आकर सिमट जाए। बीजेपी उकसाती भी है कि कांग्रेस के नेता मोदी के खिलाफ बयान दें और कांग्रेसी भी इतने मासूम है कि हर बार उकसावे में आकर उल्टा सीधा बोल जाते हैं। फिर सैम पित्रोदा और मणिशंकर अय्यर जैसे नेता जैसे कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं तो आपकी सारी एनर्जी उनके बयान से खुद को डिफेंड करने में चली जाती है। और जिस वक्त भी आप खुद को डिफेंड कर रहे होते हैं आप कम से कम तब तो अटैक नहीं कर पाते हैं। और यही कांग्रेस के साथ पिछले 10 सालों से हो रहा है। उनका फोकस मुद्दों पर कम और मोदी पर पर्सनल अटैक करने में ज्यादा है। उनके कुछ नेताओं को लगता है कि एक सेक्शन को खुश करने के लिए वो कश्मीर, पाकिस्तान और हिंदुत्व पर कुछ भी बोल दें तो चल जाएगा। बाद में यही बयान उनको भारी पड़ता है। इसलिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि क्या बोलना है इससे पहले कांग्रेस के नेताओं को यह समझ लेना चाहिए कि क्या नहीं बोलना है। और अगर वो ये समझ जाएं तो उनकी आधी प्रॉब्लम वो हो जाएगी। क्या हो जाएगी राहुल जी? खत्म, बाय बाय, टाटा। मगर जो बयान हमने आपको ऊपर सुनाए हैं उससे तो यही लगता है कि कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं को पता ही नहीं है कि क्या नहीं बोलना है। बाकी आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी ही होगी इसे शेयर करें। और भी इस वीडियो को देख के तो यही लग रहा है कि जब दो पार्टीज में कंपटीशन हो रहा होता है ना और कोई एक पार्टी बहुत अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर रही होती है तो दूसरी पार्टी को ना इनसिक्योरिटी हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ऐसे सिचुएशन में ना वो अच्छा खासा करता करते भी खराब परफॉर्मेंस करने लगती है क्योंकि वो स्ट्रेस आ जाता है, वो एंजाइटी हो जाती है कि और हमें भी जीतना है। वो ही कांग्रेसियों के साथ हो रहा है।
कुछ तो इन्हें बोलना ही नहीं आता और कुछ अब इस वजह से कि ना इतना बड़ा नाम बन चुका है मोदी कि इनको अब ये इनके और ही तोते उड़े हुए हैं, वो दिख रहा है साफ इनके स्पीचेस में। राहुल गांधी के ही नहीं, इनके मैक्सिमम नेताओं का यही हाल है। और इन लोगों के बयान किस लेवल पे नेगेटिव हैं, आप समझ रहे हो किस लेवल पे नेगेटिव हैं। मतलब ऐसे नेगेटिव लोग देश नहीं संवार सकते, नहीं सुधार सकते। और मतलब किस लेवल पे मतलब गालियां दे, मतलब ना मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, इस लेवल पे बोला इन लोगों ने। और मौत के सौदागर न, ओ गॉड, ऐसा इंसान कभी भी किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकता, तो वो देश के बारे में कैसा सोचेगा। इनके तो आज सोशल मीडिया है तो इतना कुछ पता चल रहा है। अगर उस टाइम पे सोशल मीडिया होता तब इनका पता चलता कि ये जो इनके कई राज तो छुपे ही रह गए होंगे, हमें नहीं पता चला होगा कि इन्होंने उस टाइम पे क्या किया होगा। क्योंकि इनकी सोच, जो पार्टी ये सोच के देश पड़ोसी देश के साथ हाथ मिलाने की कोशिश कर रही है कि उसके पास एटम बम है, उसके पास ज़्यादा पावर है, तो हमें झुक के चलना चाहिए, कहीं हम पे ना फोड़ दे। ये सोच है आपकी। इस सोच के साथ आप इतने करोड़ों लोगों को साथ में लेके चलोगे। वेरी बैड, वेरी बैड। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट और शेयर करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम।